वहां से आप लोग को नहीं समझ में जरूर आ रहा होगा कि ये नहीं बनने के पीछे ये नहीं है कि कंसेप्ट डिस्कस नहीं हुआ है, कुछ और फैक्ट एडिशनल फैक्ट का जरूरत पड़ेगा जो हम आपको बोले कि या तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब आएगा, या जो फैक्चुअल पार्ट है बुक्स को उसको जब एड ऑन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का बनने लायक स्टेज में हम लोग आ चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग मेंस की ओर बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे टॉपिक भी आएगा तो मेंस का क्वेश्चन हम लोग टैकल करते चलेंगे उस टॉपिक पे, और वहां से आपको दिखेगा कि एक अलग ही चीज पूछता है मेंस में। जो आप सोचते हैं कि एकदम टू द पॉइंट कंसेप्चुअल ये टॉपिक क्या है ऐसे करके पूछना है, वो नहीं पूछेगा आपको, कुछ उसका एप्लीकेशन पूछेगा। वहां फिर इकोनॉमिक सर्वे का यूज आएगा, वहां फिर करंट अफेयर्स का यूज आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे वो इतना दूर में क्वेश्चन है। यूपीएससी का यही खासियत होता है कि वो इतना लंबा क्वेश्चन दे देगा कभी कभी। और क्वेश्चन जब अगर आप हिम्मत करके पढ़ लिए और थोड़ा एफर्ट लगा के उसको समझ गए तो क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा, कुछ बेसिक सा चीज पूछ रहा हो। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और नीति आयोग लिखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब भाई ये लगता है टूट गया है, यहाँ बोल दीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम उसका, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, सॉरी संस्था, राष्ट्रीय संस्था इंडिया को बदलने के लिए नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। टॉपिक से हटके एक मिनट बात करेंगे, वो ये है कि कभी देखे करंट गवर्नमेंट में क्या होता है, इस तरह का बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन आपको देखने को मिलता होगा, नीति, पोषण। वो जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे अभी जो मनरेगा को भी जी राम जी कर दिया, जी राम जी करके, ऐसे कर करके बहुत सारा जो भी स्कीम निकलता होगा, पीएम कुसुम, अटल पेंशन, तो अटल पेंशन तो चलिए वो नाम है, लेकिन ये जो शॉर्ट निकालता है वो जनरली कुछ ना कुछ आपको उनके अच्छा लगता हो, फिर करते हैं इस चीज को। क्या है आखिर, क्यों इस पे इतना जोर दिया गया? हाँ, मतलब ये में जब आप पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन पार्ट जब जब देखेंगे, मैसेज को जब आप कन्वे करते हैं और बहुत जितना सरल भाषा में रखते हैं, जिनको पहुंचाना है उन तक अगर आप बात सही से पहुंचाते हैं तो ही जाके काम बनता है। और सरल भाषा में पहुंचाना नीचे जो जब आप नीचे लेवल पे जाएंगे वो इतना टफ हो जाता है। आप ऊपर से बोले और नीचे जाना है वहां तक जाते जाते उसमें इतना डिस्टॉर्शन आ जाता है, इतना अफवाह घुस जाता है कि वो चीजें डिस्कनेक्ट हो जाता है, लोगों को कुछ और समझ में आने लगता है। तो इस तरह का जब कॉमन नाम रखा जाता है, नीति, पोषण, अब पोषण योजना है तो वह उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो कुछ अलग है, लेकिन जब पोषण बोलता है तो सबको समझ में आता है गांव में कि खाने पीने से रिलेटेड है, बच्चा को आंगनबाड़ी लेके जाना है, वहां पे कुछ खाना मिलेगा। बहुत आसान शब्दों में समझाता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है जिससे कि वो उस मैसेज को, उसके काम को समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि आपको इथिक्स चैप्टर में केस स्टडी पूछेगा, अगर मेंस में पूछता है जनरली, उसमें आपको दे दिया कि आप किसी जिला के प्रभारी हैं, आपको क्या करना है, मिड डे मील में आप देख रहे हैं कि आपका गार्जियन कम पार्टिसिपेट कर रहा है स्कूल में,
नहीं आ रहा है, बच्चों को खिलाने नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? या एक ऐसा केस है जो हम लोग के समय में केस स्टडी पूछा था और रियल घटना भी था वो, कि और आप लोग बराबर न्यूज में भी देखते होंगे कि क्या हुआ कि एक स्कूल में मिड डे मील में कुक को जो रखा, वो खाना बनाता था, वो लोअर कास्ट के इसको रखा, कुक को, छोटे जाति से। तो जो छोटे जाति वाले जैसे कुक आए, कास्ट सिस्टम इंडिया में है, मानते हैं इस चीज को, ये एक रियलिटी है। तो जो अपर कास्ट के बच्चे उसमें पढ़ रहे थे, उनके गार्जियन आके उसको निकालने लगे, खाना नहीं खाने लगे, नहीं खाने देते थे और स्कूल से निकालते थे, और पूरा अड़ गए कि ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हम वापस से इसको स्कूल में डालेंगे नहीं। अब जो वहां पे जिला पदाधिकारी है या डीएम है या जो शिक्षा पदाधिकारी, उनके समक्ष चैलेंज देखिए कि अगर वो कुक को हटाता है, संविधान के गलत हो जाएगा। आर्टिकल 17 पूरा एकदम कास्टवाद के अगेंस्ट हम लोग बात करते हैं, संवैधानिक नीतियों का पालन करना है उसको। अगर वो अडामेंट रहता है तो सोशल प्रेशर नाम का भी एक चीज होता है, अगर वो अड़ता है तो सोशल, अब ये भी होता है कि सोशल लोगों को आप नहीं मना सकते। अगर वो ऑर्थोडॉक्स पे उतर गया तो आप उसको कोई पेरेंट क्या करेंगे आप उसको? तो वो बोलेगा हम नहीं पढ़ाएंगे इस स्कूल में, बच्चा आपका एनरोलमेंट घटेगा, स्कूल का यूटिलिटी घटेगा। ये सारी चीज को समझते हुए एक ही चीज हो सकता है कि आप गार्जियन के एटीट्यूड को चेंज करें। भैया कास्ट जैसा चीज कुछ नहीं होता है, उसका एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? इतना मेहनत, मतलब सालों साल से बनता आया है, सालों साल से वो अपने समाज में वही देखता आया है। तो एक तरीका है डायरेक्ट बात करके, एक तरीका है कि आप बाई एक्शन लीड करते हैं। तो कभी कभी आप फोटो देखते होंगे कि डीएम जो है उस मिड डे मील स्कूल में जाके वहां बैठ के सबके साथ खाना खाया। वो क्या है? वो मैसेज है कि देखो इसके बना हुआ हाथ का खाना। डीएम साहब का एक अलग गांव में इमेज बना हुआ है, अपर कास्ट से लेके सब मानता है डीएम साहब है, यानी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वहां बैठ के उनके हाथ का खाना खा रहे हैं। मतलब कि एक मैसेज नीचे जा रहा है कि लोअर कास्ट अपर कास्ट जैसा कुछ नहीं होता है, खाना बना रहा है उसका ड्यूटी है, वो अच्छा खाना बना रहा है, खाना सेफ है, हाइजीनिक है, सबको खाना चाहिए। इसके बाद तीसरा कि भाई आपको वहां पे मुखिया को, लोकल जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनके साथ मीटिंग कीजिएगा, पेरेंट के साथ मीटिंग कीजिए, उसको ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश नहीं मतलब उसको आप एटीट्यूड चेंज करने का कोशिश कीजिए, भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और चीज है कि आपका बच्चा जो है, बच्चा जनरली पेरेंट्स के सामने अगर वो थोड़ा सा, क्या बोलेंगे उसको, जिद पकड़ेगा, तो पेरेंट्स जनरली छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि अगर उस बच्चे को आप क्लास में ऐसा व्यवस्था रख दें कि आपका बच्चा सबके साथ बैठ रहा है, ऐसा नहीं, जनरली क्या होगा, होता है कि अपर कास्ट वाला एक साइड बैठा और लोअर कास्ट वाला एक साइड बैठा, तो फिर वो सेग्रीगेशन हो गया। तो आप एज ए प्रिंसिपल उसमें सबको घुल मिला के बैठा है, सब सबका दोस्त है। अब वो स्कूल जाना मिस कर रहा है, स्कूल जाना मिस कर रहा है, तो वो अपने गार्जियन को बोलेगा नहीं पापा मेरा पढ़ाई छूट रहा है, नहीं पापा मेरा ये हो रहा है। तो फिर गार्जियन उस पर, तो सारा मेथड लगाने के बाद अंतिम मेथड फिर भी नहीं माना, उसको पिनलाइज करेंगे। समझे ना? तो ये सारा जब आप स्टेप लिखते हैं तो केस स्टडी का हिस्सा बनता है। उसमें कम्युनिकेशन जो आता है उसमें आसान शब्दों में मैसेज कन्वे करना एक उसका पार्ट होता है। बिहेवियरल चेंज जिसको बोलते हैं, बिहेवियरल चेंज लाने के लिए मैसेजिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और इस बिहेवियरल चेंज को लाने के लिए मैसेजिंग का इंपॉर्टेंस अगर देखना होगा तो एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था तो आप लोग देखे होंगे रंग रंग का मैसेजिंग होता था, रानी मिस्त्री, तो क्या नाम देता था, स्वच्छाग्रही ग्रही, वो टी शर्ट पहनता था, वो कैप पहनता था, सब तरह का मैसेजिंग का, वो सब सब मैसेजिंग का टूल था। एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ से हम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अब से कभी भी न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह का घटना मिले, कुछ एग्जाम्पल देखे तो उसको दिमाग में रजिस्टर कीजिए, वो आपके केस स्टडी में इथिक्स के पेपर में यूजफुल हो जाएगा, आप उसको बना के आगे लिख सकते हैं। अब आते हैं नीति आयोग के। प्रहार आया था सर, उसका भी यहाँ पे प्रहार उसका भी कोई हाँ, सबका सबका वो करता है बेसिकली। और देखिए नाम सुनने के पीछे मैसेजिंग ये होता है, आप रैंक आप उसके पीछे का थॉट बताता है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर, समझ गए कि भाई जब आप नाम देखे तो आपको समझ में आ गया कि वहां सिंदूर पे वो बोला था कि सिंदूर बेटा के वो जो गोली मारा था उसी के काउंटर में ऑपरेशन सिंदूर निकला। तो इस तरह का एक मैसेज देखिए, जब वो नाम गया और लोगों को तुरंत कनेक्ट होना शुरू हुआ कि भाई किसी महिला के सिंदूर
वो आतंकवादी ये किया था, उसके काउंटर में चला तो एक फीलिंग आया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया कि मेरे लिए हो रहा है, तो पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो गया। मैसेजिंग का यही इंपॉर्टेंस होता है कि जितना आप सरल नाम रखते हैं उतना ज्यादा लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस होता है। चलिए लिखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को की गई। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग के संगठन। सबसे पहला हो जाता है अध्यक्ष, चेयरमैन। चेयरमैन, प्रधानमंत्री, चेयरमैन ही क्यों बोलते हैं, चेयरवुमन क्यों नहीं? कभी इसको सोचें? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। लेकिन इसमें इस पे भी डिबेट उठता है जनरली, अध्यक्ष को या स्पीकर को सीधा चेयरमैन ही क्यों बोलेंगे, व्हाई नॉट चेयरवुमन? तो उसमें ये है कि अब जेंडर न्यूट्रल वर्ड भी यूज होने लगा है, चेयरपर्सन। चेयरमैन को चेयरपर्सन से भी पेश किया जाने लगा है कि अध्यक्ष चेयरपर्सन बोला जाए, जो जेंडर न्यूट्रल रहे, इससे किसी जेंडर को पर्टिकुलरली फेवर ना समझा जाए। तो प्रधानमंत्री हो गया। दूसरा है शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल। शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल, यह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपालों से मिलकर बनती है। संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपालों से मिलकर बनती है। तीसरा है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल। ऐसे विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों ऐसे विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों जो एक से अधिक राज्यों या एक से अधिक क्षेत्रों को प्रभावित करते हों, या एक से अधिक क्षेत्रों को प्रभावित करते हों, इन मुद्दों पर एक क्षेत्रीय परिषद को एक विशिष्ट कार्यकाल हेतु गठित किया जाता है।
इस कार्यकाल गठित किया जाता है। इसमें संबंधित क्षेत्रों इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होते हैं। एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होते हैं। इसका संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता होगा? केस कीजिए। प्रधानमंत्री या किसी राज्य में से कोई मुख्यमंत्री। देखिए, एक चीज को एकदम बाय डिफॉल्ट दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी कमिटी, कमीशन, इंस्टीट्यूशन में अगर सर्वोच्च आदमी उसका मेंबर है, देश का प्रोटोकॉल समझते हैं आप लोग, तो प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा आदमी अगर मेंबर है तो वो फिर बाय डिफॉल्ट उसको वो पोजीशन मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी में कोई एक ऐसा कमिटी है जिसमें प्रधानमंत्री भी मेंबर है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, तो इसका अध्यक्षता बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री ही करेगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से वही इसका अध्यक्षता करेगा। तो इसमें अगर प्रधानमंत्री उस मीटिंग में है तो प्रधानमंत्री ये करेगा, या प्रधानमंत्री किसी को नामित भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के पास और भी बहुत काम होते हैं, तो वो किसी को नाम कर दिया कि भैया आप बनिए। तो आप ये देख सकते हैं इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष, की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। संयोजक मतलब कोऑर्डिनेट करता है सबको, अध्यक्ष ही करेगा ना जनरली का। देखिए, कमिटी टाइम टू टाइम बनता है तो कमिटी बनाएगा। जैसे जरूरत हुआ, सपोज कीजिए कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा को लेके कोई एक कॉमन प्रॉब्लम आ गया, तो इसी तीनों रीजन का प्रॉब्लम है और तीनों स्टेट गवर्नमेंट एक साथ उस पे मुद्दे पे नहीं बात कर पा रहे हैं, या कोई लॉन्ग टर्म माइग्रेशन का इश्यू है बिहार, झारखंड और उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से, 4 राज्य हम पकड़ रहे हैं और यहाँ से आपको दिख रहा है सरकार को कि लगातार हर साल लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है कि हम इस पलायन को रोक सकें। तो क्या करेगी फिर? उस चारों के मिला के एक कमेटी बनाएगी। चारों मिलके तो अपने कमेटी नहीं बना सकता है, उनको नीति आयोग में किसी को इनिशिएट लेना पड़ेगा। वो नीति आयोग का अध्यक्ष ही लेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष लिया कि भैया चारों का मुख्यमंत्री मेंबर बनो, ये इतने साल के लिए 2 साल का बनेगा, ये कमेटी होगा, 2 साल में हमको एक ऐसा प्लान बना लेना है कि चारों से पलायन रुक जाए। अभी जैसे आप सुने होंगे, एक नाम है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल। तो हम रीजनल काउंसिल अभी लिख पाए एक नीति आयोग के अंदर, ये हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल है। ये क्या है? जितने हिमालयी राज्य हैं, कौन कौन हो गए, उधर से ऊपर से चले जाइए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, और इधर आ जाइए आप नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन सब का एक कॉमन प्रॉब्लम, हिमालयन राज्य होने के कारण वल्नरेबिलिटी पे ज्यादा है, वल्नरेबल। क्या कोई भी डिजास्टर आएगा तो इनको बहुत प्रभावित करेगा। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित यही क्षेत्र होगा।
तो इनका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक काउंसिल बनाया गया कि ये लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए अलग से बैठेंगे और नीति आयोग जो प्रपोजल देगी उसमें हिमालयन स्टेट को अलग से लागू कराने के लिए इनके प्रपोजल को भी देखा जाएगा कि ये कैसे इस प्रपोजल को अपने में लागू कराना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया। समय समय पे रीजनल टास्क फोर्स बनता है, जिसको रीजनल काउंसिल ही है वो बेसिकली, लेकिन कल को भी रीजनल टास्क फोर्स के नाम से भी उसको दिया। अब मान लीजिए बेसिन एक नदी है जो 3 राज्य से होकर गुजर रहा है और उसके बेसिन मैनेजमेंट में, बेसिन समझते हैं उसका जो क्षेत्र होता है नदी का क्षेत्र, उस क्षेत्र के मैनेजमेंट में समस्या आ रहा है। तीनों राज्य अपने में लड़ रहा है कि भैया वो पानी इतना ही छोड़ रहा है, इसको पानी और छोड़ना चाहिए। बाढ़ में जब हम डूबे रहते हैं तब खूब पानी छोड़ता है और जब तूफान होता है, जब एक्चुअली हमको पानी का जरूरत होता है तब पानी बंद कर देता है। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके लिए रीजनल टास्क फोर्स बना दिया जो बेसिन मैनेजमेंट पे प्रपोजल देगा। इसका काम है, नीति आयोग का काम है प्रपोजल देना। तो अगर 3 राज्य तीनों लड़ रहे हैं और तीनों एक साथ बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये रीजनल कॉन्सेप्ट का कुछ एग्जांपल हुआ, लिख लीजिए इसको एग्जांपल में। काम समझ ही गए इसका, दोनों का लिख लीजिए, रीजनल टास्क फोर्स। इसमें क्या बोले हम कि वो मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल कहाँ का आ रहा है, यूनियन टेरिटरी का लिख रहे हैं, संघीय राज्यपाल, जिसमें जैसे दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर गया वहां। हाँ, तो जो यूनियन टेरिटरी होगा उसका वो संघीय राज्यपाल, इसका जाएगा राज्यपाल। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पूर्णकालिक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आयोग आयोग के संगठनात्मक ढांचे, आयोग के संगठनात्मक ढांचे
या कृषि के रिगार्डिंग कुछ है और 7 साल का प्रोजेक्ट है, नीति आयोग को कुछ बना के देना है, तो उसमें एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को लाएगा, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके आएगा। तो ये जनरली आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ, अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ, तो संस्थानों का, तो संस्थानों और उत्कृष्ट संस्थानों के प्रोफेसर, ये सब इसके मेंबर होते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री भी करेगा सिलेक्ट। अगला है पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स द्वारा नामित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य। अधिकतम 4 सदस्य। कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा उसमें से जितना कैबिनेट मिनिस्टर होगा, किसी 4 को प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करेंगे, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर माना जाएगा, जो पदेन सदस्य हम बोले। कैबिनेट मिनिस्टर जो हुआ ना, मान लीजिए होम मिनिस्टर हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, कैबिनेट पढ़े होंगे ना पॉलिटी में। मंत्रिपरिषद तो बड़ा होता है, उसके अंदर जो रहता है कैबिनेट मिनिस्टर बोले, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, मंत्रिपरिषद ही है। मंत्रिपरिषद से 4 को नाम पूछ सकते हैं। मंत्रिपरिषद बड़ा हुआ उससे कैबिनेट मिनिस्टर निकल, ये होता है कैबिनेट रैंक इसमें, ये होता है इसमें राज्य मंत्री भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं। तो इसमें मंत्रिपरिषद से 4 मंत्री को ये नाम करते हैं। वो 4 मिनिस्टर पे, प्रधानमंत्री पे है, नॉमिनेशन किसको किस 4 को करते हैं, वो उनके डिस्कशन पे। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रधानमंत्री द्वारा जमा करने के बाद में को आप जान रहे हैं, लगभग काम को जान रहे हैं,
क्योंकि एक को रिप्लेस किया है दूसरा, तो इसके डिफरेंसेस को भी जानना ये है, उसी से पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन बस दिमाग पे जोर डालने के लिए एक्सरसाइज करेंगे हम लोग बाद में, जब हम घर से इसको सबमिट करेंगे। इसमें हम आपसे वो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर नहीं चाह रहे हैं, बस इसी फॉर्म में। नीति आयोग जैसे मान लीजिए डिफरेंस है तो एक चार्ट बना लिए, इधर नीति आयोग कर दिए, इधर प्लानिंग कमीशन कर दिए, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे करके। जितना ब्रीफ में आप जितना ज्यादा पॉइंट यूज करके दिखाएंगे, उतना आपका हम अच्छा मानेंगे। मतलब जगह कम लेना चाहिए। जगह कम लेने का मतलब ये नहीं है कि मक्खी मक्खी लिखने लगे उसमें एकदम छोटा छोटा बिंदा बिंदा करके, वो नहीं करना है। बस आप पॉइंट फॉर्म में लिखते जाइए। यहाँ बेसिकली एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि कभी इस तरह के सवाल में आप कितना करिए, आपका मेन क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता है यूपीएससी पॉइंट से। ये कभी सप्लीमेंट्री पार्ट में क्वेश्चन आएगा, सप्लीमेंट्री पार्ट में आएगा, या किसी मेन क्वेश्चन को जब आप आंसर कर रहे होंगे तो उसके टेल एंड में आएगा। आपको लगेगा कि ये भी एक्सप्लेन कर दे तो वेटेज अब मेरे आंसर का बढ़ेगा, डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है। तो उस केस में मेरे आप समझिए कि ना आप ज्यादा समय कम दे सकते हैं इसको लिखने में, और ना ज्यादा स्पेस दे सकते हैं। दोनों चीज लिमिटेड है यूपीएससी में। पेज भी लिमिट करके देगा, आपको एक क्वेश्चन देगा तो पीछे 2 पेज छोड़ा हुआ है, उससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते हैं। देख जाते हैं इस बात को। यूपीएससी में ऊपर जो पेपर मिलता है उस पे आपको क्वेश्चन प्रिंट होगा और पेज का स्पेस छोड़ा हुआ रहेगा। उस पेज में आंसर अगर लिख दिया, गलत लिख दिया तो उसको काटिएगा और दूसरे में जाइएगा लिखने, तो किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा जाएगा। तो आपको वहां पे लिमिटेड रहना है। तो ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज हम यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव है आप में संक्षिप्तता को डेवलप करवाना। संक्षिप्तता का मतलब कंसाइजनेस। यहाँ पे हमको नहीं चाहिए पैराग्राफ, नहीं चाहिए इंट्रोडक्शन, नहीं चाहिए बॉडी, नहीं चाहिए कंक्लूजन। हम बस चाहते हैं कि सीधा टू द पॉइंट लिख दिए। इतना में अगर आप 10 पॉइंट या मल्टी डायमेंशनल पॉइंट जनरेट कर दिए तो बहुत हो गया, मेरा काम हो गया। आप समझ गए कि यूपीएससी का आंसर आप कैसे करना है। तो देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे बढ़ता है, पहले सबसे इजी स्टेप लेता है, फिर उसके बाद यहाँ बढ़ता है, यहाँ बढ़ता है, फिर यहाँ आता है। हम आपको ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं। ये काम अपने आप में टफ है। अगर हम आपको सीधा बोल दें तो जिनको अंतर पैराग्राफ पर नीचे 10वां में आंसर लिखते थे या 12th में लिखते थे, तो आपके लिए ज्यादा आसान है। क्योंकि अब आपको क्या है कि आप तो सीधा लिखते जाएंगे, हाँ नीति आयोग इतना घोषित हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसको पॉइंट में बदलना अपने आप में चैलेंज। और मेरा ये मानना है कि आप अगर जैसे अभी आप 10 मार्क का परीक्षा अगर आपको फिर से लिखने का मौका मिले 1 मिनट के लिए, अभी आपको आज आज बोल दिया जाए 10th का एग्जाम फिर से अपियर जाओ, तो शायद आप उसको चुटकी बजाते हुए एग्जाम में जाएंगे। क्या मानते हैं इस बात को? लेकिन जिस समय पहली बार 10th लिख रहे थे उस समय का अपना फ्रस्ट्रेशन याद कीजिए। क्यों दिन रात एकदम लगता होगा इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अगर हम 10th पास कर गए तो फिर तो जिंदगी चिल है। फिर आपको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर एक एग्जाम है, फिर एक एग्जाम है, जिंदगी एग्जाम है। अभी लग रहा होगा यूपीएससी पास कर जाएंगे तो जिंदगी चिल है। फिर आप जब वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इसके बाद और नया चीज आ गया। तो मेरा मानना है कि अब आप जब उस 10th को क्रॉस कर गए हैं तो वापस से ये लाइन आपके लिए बहुत आसान है। पढ़ना अभी भी पड़ेगा लेकिन अब आप आसानी से कर देंगे। इसीलिए हम ऊपर से आपको नीचे लेके जा रहे हैं। अगर आप टफ वाला पाठ कर दिए और तब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा लोड लेने के लिए तैयार है, तो नीचे का चीज आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। इसीलिए हम इसमें आपको ये नहीं बोले कि हमको इंट्रोडक्शन लिख के दिखाओ, पहले इंट्रोडक्शन लिखो। वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, वो भी अपने आप में चैलेंज है। लेकिन उसके बाद में जाएंगे, पहले हम इधर से पढ़ें। ठीक है, अब आप चलें डिस्कशन वाले पार्ट पे। उसकी एक्सरसाइज करते हैं नीति आयोग की उपलब्धियां।
अगर हम बोले कि ये पार्ट हम करवा चुके हैं, कैसा लगेगा आप लोग को? बोलेगा आज ये कपड़े नहीं है, सब मजाक नहीं कीजिए क्या? लेकिन हम अभी भी एडामेंट में कि नीति आयोग की उपलब्धियां हम करवा दिए। कैसे? देखिए, कॉमन सेंस लगाते हैं कि क्या मिनिमम रखना पड़े। ठीक है, हम आपको बताएं कि प्लानिंग कमीशन का कुछ खामी था, उसको दूर करने के लिए आया नीति आयोग। तो भैया जो दूर करने के लिए आया वही तो उसका उपलब्धि हो रहा है। जो कमी था, मानिए पहले संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं बढ़ावा देता था, सहकारी संघवाद को नहीं बढ़ावा देता था। अब नीति आयोग आया तो इसका एक अचीवमेंट में आप दिखाएंगे कि सहकारी संघवाद बढ़ा। लेकिन मार्क्स लाने के लिए सिर्फ सहकारी संघवाद बढ़ा लिख के आप छोड़ देंगे तो नहीं काम चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, उसका एग्जाम्पल दिखाना होगा। कैसे सहकारी संघवाद आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भैया? अभी बताए रीजनल काउंसिल बन रहा है, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल बना हुआ है, रीजनल टास्क फोर्स बना हुआ बनता है समय समय पे। क्या है, दो तीन स्टेट के बीच जो झगड़ा हो रहा होता है या कुछ इशू होता है, इसी को साथ बैठा के कर रहे हैं। तो क्या हम नहीं बताए पहला पॉइंट आपको? बस सवाल का वर्ड चेंज है, सवाल का आत्मा वही है। प्लानिंग कमीशन कहाँ गया? तो भैया इन कारण से नहीं था। तो प्लानिंग कमीशन नहीं था तो ये आया, तो कुछ तो अचीवमेंट उसका वही है जो प्लानिंग कमीशन का खामी था। फिर इसके क्रिटिसिज्म पे भी जाएंगे कि कुछ कुछ ये भी नहीं कर पाया। लेकिन अभी अचीवमेंट में तो पहला ये कर देंगे, तो पहला लिख दीजिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। या दिशा निर्धारित करना है, इसे कर सकते हैं या थिंक टैंक के रूप में इसका काम। एग्जाम्पल क्या क्या क्या? इस सलाह के तो इसका एग्जाम्पल दीजिएगा ना, तभी ना कोई आदमी कहाँ दिख रहा है। विकसित भारत 2047 क्या है? तो बोलते हैं ना हम लोग, विकसित भारत आज 2047, और सब जो डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट जो निकाला है, ये सब तो उसी का है, थिंक टैंक का है। थिंक टैंक ही तो सोच के निकालता है। इस वाला हाँ, इस वाला टॉप डाउन कंट्रोल, बॉटम अप टॉप डाउन। नहीं, ये पॉइंट जो है उसी में आ जाएगा, कोऑपरेटिव में ही। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच एबोलिस्ट या समाप्त का समाप्त होना, जो हिंदी में देखेंगे वो लिखेंगे टॉप डाउन अप्रोच समाप्त हुआ। नवाचार को बढ़ावा, इतना जो अटल इनोवेशन स्कीम सब देख रहे हैं, सब इसी का, तो नीति आयोग का ही देन है। तो नवाचार को एबोलिश मतलब खत्म करना। टॉप डाउन भी नाम टॉप से टॉप खत्म हुआ ना टॉप डाउन। ये डाउन से ये बेसिकली अब वो प्लानिंग में इसमें है ही नहीं ना, वो इसमें है ही नहीं।
टाइम बोल के, और वो लगभग अटेंड ही करने लगा। वो जो जो प्रोसेस होता है गाँव घर का, समझ में टाइम, तो उसको गंदा खिलाना, ये सब करना, वो सब ये था। तो आप समझिए ये खुद ही अपर कास्ट से बिलोंग करता है। घर में तीन, इसके पिताजी उस समय सरकारी नौकरी में ट्रेजरी ऑफिसर, और ये लोग तीन भाई, तीनों सेट, मान लीजिए कोई रेलवे में है, कोई अपना माइक्रोसॉफ्ट में है, ये पुर्तगाल में है। स्कूल का मेरा दोस्त था। तो आप समझिए कि एज ए सोसाइटी कितना नीचे जब जाते हैं, आप चीजों को देखते हैं, तो यहाँ से जब किताब में पढ़ते हैं और जो ग्राउंड पे कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। अब इसके सामने डिलेमा है, इसको फोन किया कि किसी से अगर ये होता है तो मैंने थाना वाना से ये करवाओ, तो एसपी का लिंक निकालना और उससे उसको बुलवाना, फिर ये बुला रही कि हम बैंक बात कर ही लिए एसपी से। अब एफ आई आर अगर करेगा तो चैलेंज है कि फिर वो लोग, मान लीजिए आप, उसकी मम्मी पापा वहाँ अकेले रहते हैं, ये लोग सब तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, तो फिर कहीं अगर ये करके कुछ कर ही दिया तो कौन देखने जाएगा। अगर एफ नहीं करता है तो फिर क्या होगा। मानिए इस पे तो एक्शन लेना बनता है ना भाई। आप किसी के घर में घुस जाएंगे तो डाइन और ये सब का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लोग जबरदस्ती का इसको बनाए रखता है। ऊपर से मान लीजिए अकेले रहता है, माँ बाप है, तो कुछ ना कुछ तो ये होगा। वही बात है, समाज बहुत जटिल होता जा रहा है। जितना आप लोग जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आसान वाला काम, तैयारी करिए, अब निकलिए इस सब में कहीं डंडा वंडा लेके। और इन सब को जब देखिए, आप अगर आप कल को बन भी जाते हैं तो इन सब चीजों को जब देखिए तो उसको एड्रेस करने का कोशिश कीजिए। आप इमीडिएटली इसका सॉल्यूशन नहीं है कि आप मार्केट के उसको, आप उसके ब्रांड के कॉन्सेप्ट को बदल देंगे, नहीं मानेगा, मानेगा ही नहीं। इसको, इसके लिए सस्टेन्ड एफर्ट डालना पड़ेगा। जो कम्युनिकेशन का हम बात कर रहे थे क्लास के शुरू में, उसी कम्युनिकेशन को जब आप यूज करेंगे, आप जहां भी जाए अपने एक पेज प्रोजेक्ट पे बना लें। आप अगर एसडीओ है तो उसको एक बना लें कि अपने अनुमंडल में हम एक अपने पर्सनल लेवल पे इस काम को चलाएंगे कि भैया हम अवेयरनेस फैलाएंगे, हम जगह जगह जाके बात करेंगे लोगों से, इस तरह का कुछ नहीं होता है, तभी जाके थोड़ा बहुत ये सब बदलेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें अटल इनोवेशन मिशन, आप कुछ बोल रहे थे उस समय। जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखा तो उसने एक और बात किए थे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी आपको नीति आयोग में दिखेगा, स्पर्धात्मक संघवाद हिंदी में लिखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप देखे होंगे, नीति आयोग एक एसडीजी इंडेक्स लॉन्च किया है, नाम सुने हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स नीति आयोग का। उसमें क्या कर रहा है, उसमें रैंकिंग कर रहा है। रैंकिंग जब भी कर रहा है स्टेट का, मतलब आपस में कंपटीशन बढ़ा रहा है कि आप 10वें लेवल पे हैं, आप पहले लेवल पे हैं, पहले को कुछ बोनस मिल रहा है, आप फैसिलिटेशन हो रहा है, उसको बुला के प्रथम पुरस्कार दे रहा है, मतलब आप एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन निकाल रहे हैं। तो एसडीजी इंडेक्स हो गया, हेल्थ इंडेक्स हो गया, आकांक्षी भी यहाँ डाल सकते हैं। और आकांक्षी इतना इंपॉर्टेंट और इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम है ना इसका, कि हम उसको एक मेजर अचीवमेंट के रूप से अलग पॉइंट दिखाना चाहते हैं। मतलब हम वो यहाँ भी ला सकते हैं आकांक्षी योजना, वहां भी जा सकता है, थिंक टैंक में भी आ सकता है। समझ गए ये। अब जब आप थोड़ा सा और मेच्योर हो जाते हैं आइडिया और पॉइंट जनरेट करने में, फिर आप खेलने लगते हैं इसके साथ। तो वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम एक सेपरेट पॉइंट के रूप में रखना चाहते हैं।
तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला योजना, एडीपी है। और अचीवमेंट में देना चाहें तो डिजिटल गवर्नेंस, देखिए कितना सारा डिजिटल वाला पार्ट पे जब से आया है तब से कुछ न कुछ हर जगह प्रोग्राम के मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाता है, उसको टेक्नोलॉजी का यूज प्रमोट करता है। तो ये सब अब आप लोग एक सेकंड के लिए केवल ये सोचिए इसमें से हम कौन सा ऐसा पॉइंट बोले जो आपको नहीं पता था इसके आंसर में। एक आध पॉइंट हो सकता है नया, कुछ भी हम नया नहीं किए, बस इसका आंसर आपको, लेकिन हम अगर आपको बोल देते कि अचीवमेंट निकालिए तो आप शायद बोलते कि ये तो आप क्लास में करवाए नहीं। तो ये बेसिकली थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, इसमें अभी और ऐड हो सकता है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। जब भी हम इस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत सारा चीज हम ऐड कर सकते हैं। अभी अभी कल को फिर न्यूज़पेपर में कुछ आएगा तो आप उसको एग्जाम्पल के रूप में बना के ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब ये आपका ये पुराना पॉइंट है, ये सबके पास होगा, जो भी तैयारी कर रहा होगा ये सारा पॉइंट सबके पास होगा। अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है कि कोई नया एग्जाम्पल आए, कुछ नया चीज आए, उसको ऐड करके हम उसमें डाल दें। नहीं, सब योजना नीति आयोग का क्यों रहेगा? योजना तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री ये सब करती है। उसपे नीति आयोग के में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है जहां पे पूरे बोले तो रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए एक दिशा दशा जो बोलते हैं थिंक टैंक को यूज करते हुए ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, ये बस उसको फ्रेमवर्क दे रही है कि डिजिटल भैया, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया लाया, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ही लाया, लेकिन ये डिजिटल गवर्नेंस का आइडिया दिया कि आप हर प्रोग्राम पे एक डैशबोर्ड लगाइए, अगर मॉनिटर हो रहा है उस प्रोग्राम को तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्टिमम रिजल्ट देगा। इस तरह से करना है, योजना ये नहीं लॉन्च करेगा। खेलो इंडिया गेम नीति सब स्पोर्ट्स का है, खेलो इंडिया के फ्रेमवर्क को वो डिसाइड किया था नीति आयोग जो है। खेलो इंडिया को लाने के लिए जब ओलंपिक उस साल हुआ था और हम लोग बहुत खराब परफॉर्म किए 2013-14 या रियो वाला था शायद, तो उसमें जब खराब हुए तो नीति आयोग में टास्क फोर्स बना, वो बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया, बहुत सारा रिकमेंडेशन दे के फाइनली खेलो इंडिया वगैरह लॉन्च किया। हाँ, क्रिटिसिज्म, आलोचना, नीति आयोग की आलोचना। क्या सब बोल सकते हैं, बोलिए। आए में इसका काम नहीं है ना, वो जो काम मेरा नहीं रहेगा, मछली का काम पक्षी से तुलना करके आप कर रही कि वो मछली उड़ नहीं रहा है, तो ठीक है ना, ठीक तो वो तो मान लिया हम अच्छा डॉक्यूमेंट बना के दिए। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम बहुत अच्छे से क्लास लेके चले गए, डॉक्यूमेंट दे दिया, रिजल्ट कुछ गड़बड़ होगा तो स्टूडेंट उसके लिए हम लोग ठीक ये कर रहे हैं, स्टूडेंट का एफर्ट भी तो मैटर करेगा उसमें एग्जाम में। तो वही बात यहाँ भी है कि उस पॉइंट को नहीं लाते हैं तो इसके कार्य क्षेत्र का डायरेक्ट हिस्सा ही नहीं। इसका कार्य क्षेत्र का देखिए ना, मान लीजिए क्रिटिसिज्म में क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको हम
फाइनेंशियल पावर नहीं दिए किसी चीज का, आप बना ही दिए और फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो आप क्या है, टूथलेस टाइगर, जो मतलब शेर तो है लेकिन दांत नहीं है जिसे आप काट सकें। इम्प्लीमेंटेशनल गैप रह जाएगा कि आप जब भी कुछ पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क जारी करेंगे तो हमेशा जो ग्राउंड पे जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं हुआ तो आपसे निकाल लिया जाएगा, आप तो रेकमेंड किए, अब वो रिस्पेक्टिव एजेंसी उसको ये करेगी, तो इम्प्लीमेंटेशनल गैप होगा। तो यही सब कुछ कुछ है जिसमें थोड़ा वित्तीय शक्ति की कमी, फाइनेंशियल पावर नहीं होता, जैसे प्लानिंग कमीशन को फाइनेंशियल पावर था, वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो एक तरह से बहुत सुपरा बॉडी बन के बैठा हुआ था इसका फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति की कमी। तो मोस्टली इंग्लिश में लिख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशनल गैप, इम्प्लीमेंटेशनल गैप। हाँ, ये एडवाइजरी नेचर है, ये भी लिख सकते हैं एडवाइजरी, एडवाइजरी इन नेचर, बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। एडवाइजरी कैसे, परामर्शदात्री भी था, वो परामर्श भी देता था, लेकिन उसके साथ एडिशनल चीज जो था, तो वो मान लीजिए आपको हम परामर्श दिए और साथ में हमको महीने का खाना जो आप खाएंगे वो भी मेरे ही पॉकेट से जाना है, हम ही आपको अगर पैसा दे रहे हैं महीने का खाने का, तो आपको जो हम परामर्श दिए वो अब मानना आपके लिए बाध्यकारी हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पता है कि अगर नहीं माने तो हो सकता है वो पैसा मेरा रुक जाए। इनडायरेक्ट वे में वो था उसके पास कि वो, जिससे यहाँ तो फाइनेंशियल पावर नहीं है, उसको पता है कि भैया माने नहीं माने, अगर नहीं इम्प्लीमेंट करना है नहीं करेंगे। ओवरलैप विद मिनिस्ट्री, वही बात की बहुत सारे हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग लॉन्च किया, अब बहुत सारा मिनिस्ट्री भी उसमें ये हमारी उसमें, ये कोई नया प्रोग्राम है, अगर एडीपी के बारे में आप जानेंगे तो जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उसी को कन्वर्ज करके अलग कर दिया भैया। ये जैसे जल जीवन योजना है, जल जीवन योजना को हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो चिन्हित किया गया वहां बहुत फोकस के साथ करेंगे, तो अब वो काम मिनिस्ट्री भी कर रहा है और ये काम अब मॉनिटरिंग का यहाँ से भी हो रहा है, तो ओवरलैप होना शुरू हो गया कई कई जगह पे। तो ये भी एक क्वेश्चन उठा कि मिनिस्ट्री के काम के साथ भी ओवरलैप हो रहा है। जैसे अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का रूरल एरिया है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम था, और ये अब डेवलपमेंट में भी घुसा, परामर्श देने ही घुसा और उसको मॉनिटर करने ही घुसा, तो घुसा तो फिर रूरल डेवलपमेंट के साथ इसका ओवरलैप होना शुरू हुआ। तो इस तरह से कुछ कुछ आप बोल सकते हैं क्या चैलेंज है, लेकिन ओवरऑल ये जब कंक्लूजन लिखना होगा तो एक अच्छा कंक्लूजन अपने एंड से लिखिएगा कि ये भारत के लिए बहुत जरूरी संस्था है। भारत का किसान, बस आप उसमें खेलो इंडिया वाला एग्जाम्पल देते हुए, खेलो इंडिया जो है आप देखिए, हम लोग लगभग लगभग हर गेम जहाँ जा रहे हैं, हर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अच्छा कर रहे हैं, एटलीस्ट पहले से बहुत बेहतर कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाले हैं, ये सब था। तो सब तो हम ओलंपिक का दावेदारी कर चुके हैं 2026 में, ये इन सब 34 या 26 जो भी हुआ, तो उसको आप हाईलाइट करते हुए दिखा सकते हैं कि भैया नीति आयोग का ही अचीवमेंट कंक्लूजन सर ओवरलैप होगा। मंत्री है उससे मतलब नहीं है ना, सपोज कीजिए कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि हाँ, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ सारे फैकल्टी जाते हैं क्लास से, और एक मैं वहाँ पे
डायरेक्टर कौन ये भी बना हुआ है अभियान का, जो डेली जैसे कौशल सर वहाँ बैठते हैं, वो डेली डे टू डे एक्टिविटी मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। अब क्या हो गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बोला जाता है कि जो भी टीचर हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर उस कमेटी के हैं जो इसके मैनेजमेंट को भी देखेगा। ठीक है, हम मेंबर हैं वहां पे, लेकिन वो कमिटी एज अ होल मेरे पढ़ाई में भी तो घुसेगा कि दिन भर क्या पढ़ा रहा है। उनको टॉपिक आप देखते होंगे, फैकल्टी टॉपिक लिखते हैं वहां पे, तो मेरे काम में घुसा नहीं। हमको सब हम आके पढ़ा रहे हैं, हम 1.5 घंटा पढ़ाएं या 2.5 घंटा पढ़ाएं, हमको मेरे कैपेबिलिटी पे है कि हम कितना 1.5 घंटा में कवर करके जा रहे हैं कि हम 2.5 घंटा में कवर करके जा रहे हैं। हम टॉपिक अपना ये पढ़ाएं या ना पढ़ाएं वो मेरे डिस्कशन पे होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट तो घुस रहा है मेरे में और हम उसके मेंबर भी हैं। समझ गए? तो जहां मेरा रोल दूसरा है वहां मेरा रोल दूसरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही हो गया, ओवरलैप तो हो ही रहा है ना। तो वही चीज है इसमें। ग्रामीण और नगरीय विकास, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। बात करें अगर हम क्या पहले रूरल डेवलपमेंट की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की जब सबसे पहले तो बात होगा उसकी सिनोनिमस टू एग्रीकल्चर। पर्याय अगर ग्रामीण का पर्यायवाची अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो वो ज्यादातर कृषि है। हालांकि आपको समझना पड़ेगा कि रूरल और कृषि एक दूसरे के मतलब ये जो 100% पर्यायवाची है वैसा नहीं है। और भी बहुत सारा एक्टिविटी होता है, दुकान भी खुलता है, वाणिज्यिक गतिविधियां दूसरे तरह की भी होती है। लेकिन चूंकि मोस्टली इंडिया गांव में निवास करता है, आप लोग ये स्टेटमेंट सुनते होंगे गांधी जी या बोलते हैं या इंडिया का आत्मा, भारत का आत्मा गांव में निवास करता है। तो इसलिए कि एक मेजर पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो गांव में रहता है। उस परसेंटेज में भी मेजर परसेंटेज जो है वो कृषि से कार्य में संलग्न है। तो इसीलिए हम लोग जब फोकस करेंगे तो इस डेवलपमेंट में तो एग्रीकल्चर को न करते हुए एग्रीकल्चर में पैसा जो आ रहा है उसके पार्ट को देखेंगे। फिर रोड डेवलपमेंट हो गया, मार्केट डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारा कंपोनेंट आएगा रूरल डेवलपमेंट का। उसको देखते हुए फिर हम लोग अर्बन डेवलपमेंट पे जाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट का नेचर, अर्बन एरिया का नेचर रूरल एरिया से कंप्लीट अलग है। थोड़ा सा समझना हो तो यहाँ इम्पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा होता है अर्बन में। इम्पर्सनैलिटी मतलब समझ रहे हैं हिंदी में? नहीं, मोटा मोटी इम्पर्सनैलिटी देखिए, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप मतलब समझ रहे हैं, हिंदी वर्ड एग्जैक्ट हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है। इम्पर्सनैलिटी का हुआ अगर आपको, आप मान लीजिए 1 सेकंड के लिए आपको सिगरेट पीने का आदत है, आप अपने गांव में सिगरेट पीना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि शहर में? अगर हम पटना में कंकड़बाग में रह रहे हैं तो यहाँ पीना ज्यादा महसूस करेंगे शहर में? आप गाँव बोल रहे हैं क्या? शहर, शहर में क्या है कि लोग आपको पहचान नहीं, आपको दिमाग में ये घुसा हुआ है कि यहाँ हमको देख ही लेगा कोई पीते हुए तो क्या फर्क पड़ता है। गांव में आपको पता है कि गांव में कोई भी गुजर रहा है वो सब सबको पहचान रहा है।
तो इन पर्सनैलिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ आपके जान पहचान मतलब आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत मायने नहीं रखता है। यहाँ का एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में आप खो गए कहीं भीड़ में। यहाँ आप बहुत सारा ऐसा काम कर लेते हैं जो आप गांव में नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि लोग हमको जानते हैं, लोग जान जाएंगे, देख लेंगे ऐसा काम कर रहा है। यहाँ मोस्टली लोग नहीं एक दूसरे को जानते, आपके घर के बगल में कौन रह रहा है आपको नहीं पता है, तो आप कई बार हिम्मत कर भी लेते हैं। तो ये सब एक कैरेक्टर है एक जगह का। रूरल एरिया का अपना कैरेक्टर होगा, अर्बन एरिया का अपना कैरेक्टर होगा। रूरल एरिया में आप देखेंगे कास्ट का रिजिडनेस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर कोई घर में अपने काम करने वाले को भी रख रहा है, 4 बार पहले जाति पूछेगा। यहाँ अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं और आप घर में एक नौकर रखना चाहते हैं, तो आपको बस नौकर मिल जाए बस यही गनीमत समझते हैं। किस जाति से आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कास्ट का स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा टूटता है बाहर में जाकर। तो ये सब एक कैरेक्टर है एरिया वाइज, जो आप मोस्टली सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ जो हम लोग का फोकस होगा वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे हैं, तो रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि इसका इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, जो इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि किस तरह का है नेचर, और उसके लिए सरकार उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो सरकार वाला काम जो है, योजनाएं जो है, वो हम फिर यहाँ पे छोड़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वैसा वैसा 50 योजना है, हम कितना करवाएंगे आप। तो वो योजना वाला पार्ट हम छोड़ेंगे। योजना वाला पार्ट फिर से नाम लेंगे, इंडिया ईयरबुक में मिल जाएगा योजना का, वो मिल जाएगा जिसमें भारत सरकार का जितना मेन मेन योजना है वो आपको इंस्टीट्यूट का कंपाइल किया हुआ जेरोक्स मिल जाएगा। आप चले जाएंगे बीपीएससी गेट पे, वहां से खरीद लेंगे, या कोई इकोनॉमिक्स का बुक उठाएंगे तो उसमें भी योजना सारा लिस्ट किया होगा, उसका मेन मेन पॉइंट आपको देगा। हम आपको इसका रूरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जाएंगे, क्या क्या किस तरह से ये मनी का, पैसा का फ्लो होता है, किस तरह से लोग आर्थिक गतिविधि करते हैं, क्या चैलेंज आता है, ये कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस करके आगे निकलेंगे। सप्लीमेंट आपको इस योजना से करना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं ग्रामीण विकास की अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो हम पहले ही आपको बता दिए हम इसके बारे में पहले ही बता दिए कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। और जब आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वहाँ जो नेचर है, उस एरिया का अपना जो नेचर है, उस नेचर के कारण वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, वो नेचर उसका बाधक ना बने वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए सरकार इस पे विशेष रूप से फोकस करती है। तो रूरल डेवलपमेंट में हर वो काम आ जाएगा जो इससे जुड़ा हुआ हो। सिर्फ कृषि को नहीं लेंगे यहाँ पे, कृषि एक मेजर कंपोनेंट होगा। तो इसमें क्या क्या डायमेंशन होगा वो हम देख रहे हैं। हाँ, एग्रीकल्चर, कृषि, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, संचार, संचार में दोनों पार्ट पकड़ लिए, ये और वो मोबाइल वाला संचार दोनों पार्ट पकड़ा गया आपका, रोड और कम्युनिकेशन, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, रोजगार स्किल, शिक्षण,
सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण में मान लीजिए जो सबसे पिछड़ा वर्ग, पिरामिड जो हम बात कर रहे थे, पिरामिड पे सबसे नीचे जो है, ऊपर में है जो सबसे धनवान व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनके लिए सारा चीज मेटेरियल है। अगर हम उनको खाना नहीं दे पा रहे हैं 2 टाइम का, तो वो जो योजना आएगा वो भी रूरल डेवलपमेंट का हिस्सा आएगा। पहले वो जिंदा रहेगा तब तो कुछ काम होगा। स्वच्छता क्या क्या स्वच्छता, हाइजीन बोल सकते हैं, वैसे वो हेल्थ में आ जाएगा। स्वच्छता जो था वो मेनली हेल्थ के कॉन्सेप्ट के कारण ही इतना चोट मारा, अगर आप देखेंगे तो, कि वो एक कल्चरल प्रैक्टिस हम लोग का हो गया था गांव भर में, कि लोग अपने घर में टॉयलेट रहते हुए भी यूज नहीं करते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होने लगा था। ओपन डेफिकेशन, बच्चा डायरिया का शिकार हो रहा था, पानी में मिलता था, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता था, जो कोई अगर संक्रमित बीमारी से ग्रसित है उसके डेफिकेशन से बहुत सारा गाँव में ये फैलता था। तो मेनली इसका हेल्थ जो था वो हाइजीन का कॉन्सेप्ट था। स्वच्छता मतलब सुंदरता, गांव का सुंदरता जो है वो तो मेंटेन होता ही था, लेकिन ये वाला पार्ट भी एक बहुत मेजर रोल था। नारी का भी रोल था, मतलब मोस्टली वो लोग नहीं जा पाते थे, शाम के समय जाती थी, सांप काट लेता था, बहुत सारा चीज होता था। तो लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट हेल्थ में ही था, यहीं पे इसको डील कर लेंगे। तो ये मेजर कॉम्पोनेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्या है कि इन सब इधर मोस्टली सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। क्या मानते हैं इस चीज को? रोड बनाना है सरकार बनाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा ये सब जो है या तो सरकार देगी क्रिएट करके, या फिर वो जो प्राइवेट व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, वो अपना स्टैब्लिश करेगा। वो लोग कैपेबल है, अपना क्लिनिक खोल सकता है अपने पैसे के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत है पैसा का, पूंजी का जो अवेलेबिलिटी का बात करते हैं, आपका एक मेजर पॉपुलेशन जो है यहाँ पे संलग्न है, और इससे देश का क्या बोलेंगे, दशा दिशा सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। जितना आप स्वावलंबी कृषि में बनेंगे उतना देश आगे बढ़ेगा। इस चीज को हम लोग एक बार देख चुके हैं जब हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात कर रहे थे। उससे पहले आप अगर थोड़ा बैकग्राउंड जानते होंगे, जहां कभी क्लास में डिस्कस किए होंगे, तो PL450 स्कीम के बारे में बताए थे क्या कर हरित क्रांति में बताए थे। PL450 ये पे जो था, अमेरिका जो था इसको अनाज देता था, फिर वियतनाम वार और सब पे अमेरिका भारत को दबाव डालने लगा कि आप इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिका को सपोर्ट कीजिए, जो इंडियन विदेश नीति के खिलाफ था। तो इंडिया बोला कि नहीं, हम फूड प्रोडक्शन में भी स्वावलंबी बनेंगे, कि हमको गेहूं चावल जो वहां से ला रहे हैं अमेरिका से, वो हमको ना लेना पड़े। फिर हम हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आया, हरित क्रांति पे लगा जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री नारा दिए कि भैया, एक उस समय आह्वान किया गया कि हफ्ता में एक दिन जो है व्रत रखिए, क्योंकि एक दिन अगर पूरा इंडिया में अगर सपोज कीजिए कि 1 करोड़ लोग भी आप व्रत रखता है, वो खाना बचता है, मार्केट में अवेलेबल होता है वो अनाज, तो उससे कुछ लोगों को खाना ये किया जा सकता है। और वो हमारा कल्चरल प्रैक्टिस भी पहले से रहा है, मानते हैं इस चीज को, व्रत रखना हमारे समाज में अपने कल्चर का हिस्सा है। तो उसी पे उस समय आह्वान दिया गया, राजनीति का आह्वान किया गया कि भैया आप व्रत रखिए एक टाइम कम से कम हफ्ता में। तो जय जवान जय किसान के साथ बहुत सारा स्टेप लिया गया, फाइनली हम स्वावलंबी बने, प्रोडक्शन हमारा उस लेवल पे पहुंचा कि हम अपने आप को खिला सके, फिर बाहर भेज सके। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, और किसान का स्थिति अगर आप गांव में देखें तो उतना अच्छा नहीं है, मानते हैं इस चीज को। किसान अगर किसी साहूकार से पैसा ले लिया, किसी से पैसा ले लिया, समझिए वो जिंदगी भर
उसके ऋण में फंसा रहेगा। तो पता है 100 रुपये सैकड़ा क्या है, 3 रुपये सैकड़ा के हिसाब से या 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से लोन मिलता है। गाँव में लोन इसको नहीं ना, ऋण जो मिलता है सैकड़ा कितना वाला, तो उसपे जो मिलता है तो वो अगर हम एक आदमी को जान रहे 3 लाख रुपया लगभग लिया किसी से, तो आज तक वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसका, और वो 3 लाख से ज्यादा दे चुका है उसको, लेकिन इंटरेस्ट ही दे पाता है। मान उसका सैकड़ा 100 रुपया पे 3 रुपये सैकड़ा का मतलब वो 100 रुपया पे 3 रुपया देना है। अब 3 लाख लिया तो जोड़ लीजिए कितना देना है, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो वो उतना उतना रुपया वो सिर्फ उसको महीने का इंटरेस्ट ही पे कर लेता, कभी मूल तोड़ ही नहीं पाता है। तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा समस्या हो गया कि एक पैसा सही से नहीं पहुंच पा रहा था। अगर सही प्रॉपर चैनल से लेता तो वार्षिक ब्याज उसको 6% का देना पड़ता, सालाना ब्याज है। यहाँ महीने में 3 रुपये सैकड़ा दे रहा है, वर्ष कितना ज्यादा हो जाता है आप जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि कृषि का साख जो है कैसे बनाया जाए। तो देखिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत, ग्रामीण विकास के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित, ग्रामीण विकास के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित वे सभी कार्यक्रम और योजनाएं शामिल हैं वे सभी कार्यक्रम और योजनाएं शामिल हैं जो ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण से संबंधित है। जो ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण से संबंधित हैं। कैसे? जैसे कृषि संबंध क्रियाएं, जैसे कृषि संबंध क्रियाएं, सिंचाई, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, पूरक रोजगार, आवास, आवास, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण एवं सामाजिक कल्याण इत्यादि। ऊर्जा दिया जाएगा, क्या क्या? ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा कैसे, एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी अवेलेबिलिटी आएगा। वो सब क्या है कि उसको मेजर हम इसीलिए नहीं प्रमोट कर रहे हैं। अभी भी कंपेयर टू अर्बन रिक्वायरमेंट, जितना अर्बन एरिया में एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, आपका फैक्ट्री नहीं, आपका एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। मोस्टली जो काम होता है वो आपका, अगर आप बात करें कि तो कृषि में जो यूज हो रहा है, पेट्रोल पंप, ये सॉरी पंप वगैरह पानी के लिए यूज किए, ट्रैक्टर वगैरह के लिए यूज किए, तो डीजल पे हो जाता है, उसके लिए अलग से सब्सिडी निकाल देते हैं, डीजल अनुदान योजना देते हैं, या बहुत सारा पीएम कुसुम जो है वो आपका सोलर प्लेट से वो देना शुरू किया। तो वो सब सरकार पे कंसंट्रेट हो जाता है। रूरल डेवलपमेंट में बोल सकते हैं एनर्जी भी एक कंपोनेंट हो जाएगा। इसमें हम ग्रामीण विकास का या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके जो जंगल होते हैं, जंगल से जो प्रोड्यूस होते हैं फल और ये सब, वो भी डिपेंड कर, इसमें बोल सकते हैं हम, स्पेशली माइनर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में,
वो भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये मेजर मेजर चीजें हमको यहाँ फोकस करना है, और इकोनॉमिक पॉइंट से एग्रीकल्चर को भी डिस्कस नहीं करना है हमको। इसमें कैसे पैसा का फ्लो होता है, रूरल साख जिसको बोलते हैं, रूरल क्रेडिट, कैसे साहूकार उस पे हावी होते हैं, और उस साहूकार के या मनी लेंडर जो होते हैं उनके मोनोपोली को तोड़ने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाई, बैंक किस तरह से नीचे पहुंचा, हमको इसको डील करना है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्ट जो है योजनाओं में कवर हो जाएगा। संचार के लिए सरकार क्या योजना, यहाँ आप बहुत ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे आदमी अपना पैसा इकट्ठा करके गांव में रोड बनवा लिया। तो सुने हैं कहीं पे एक एग्जांपल आपको ये आया है न्यूज में, मतलब हम लोग जब तैयारी करते थे तो उसी समय एक मणिपुर में आईएएस क्वालिफाई किए थे, वो डीएम जब इस जगह का मणिपुर में ही बने, नाम भूल रहे हैं उनका अभी। तो हम भी बेसिकली न्यूज में ही देखे, तो वो क्राउड फंडिंग करके लगभग 10 किलोमीटर रोड बनवा दिए उस एरिया में, स्कूल के पास। तो वो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि एक जिले का डीएम फंड के अभाव में क्या किया कि इंटरनेट पे उस तरह से क्राउड फंडिंग को ये लॉन्च किया, और फाइनली आप ये कर देंगे। तो इन सब में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जहां मेजर पॉपुलेशन जिस आपकी गतिविधि से जुड़ा हुआ है, वहां पैसे की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना इकोनॉमिक्स के अंदर में, रूरल डेवलपमेंट के अंदर में हमको पढ़ना है। मेरा सारा फोकस यहाँ पे, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिव लिस्ट में डिस्कशन बाकी सब कुछ नहीं किए। पूरक रोजगार, मेन रोजगार तो आपको एग्रीकल्चर बोले ना, तो हमारे एग्रीकल्चर करने के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे जगह जाकर दुकान में बैठ रहा है, या कोई खोल लिया फोटो कॉपी का सेंटर, वो पूरक रोजगार हुआ। ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे, देखिए तो फिर हम उसी पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमको पढ़ाना है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपने डेवलपमेंट के लिए, दिमाग के डेवलपमेंट के लिए आपको बस एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि इसको अगर आप चाहें, या हम ये क्लेम करें कि इसको क्यों पढ़ा चुके, तो हम अपने बात में 100% सही हैं, क्योंकि तो यहाँ जो हम आपको दिखाए, आप इसी मुद्दे को भी इलेबोरेट कर देंगे तो वही ग्रामीण विकास का प्रमुख मुद्दा होगा। जो एग्रीकल्चर का मुद्दा होगा वो ग्रामीण विकास का मुद्दा नहीं होगा। जो रोड संचार में आपका समस्या बाधक आ रहा है वो आपका ग्रामीण विकास का मुद्दा होगा। घर आवास लिखा है, जो जो हम कंपोनेंट आपको लिखा चुके हैं उसके आप इश्यूज को समझते हैं मोटा मोटे तौर पे। जहां लैक हो रहा है वो ये है कि आपके पास न एग्जाम्पल है, न डेटा है, न सरकारी योजनाओं का नाम पता है जिसको आप अपने आंसर में कर सकते हैं। यहाँ एज ए टीचर मेरा रोल नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे अभी जो लिखवाए हैं वो, कि हमको जो पढ़ाना है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप अपना फ्रेमवर्क ब्रॉड रखेंगे, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन में डिस्कस करना पड़ जाए रूरल डेवलपमेंट एस्पेक्ट को, तो उसको लिमिटेड नहीं रखेंगे सिर्फ इसी में कि रूरल क्रेडिट डिस्कस कर लिए, रूरल मार्केटिंग डिस्कस कर लिए और निकल गए। ये दो ही एस्पेक्ट कवर होगा। आपको रूरल का मतलब इतना सारा डेवलपमेंट में सब कुछ समझना होगा, और उसके चैलेंजेस को लिखेंगे। जब आप मल्टीपल डायमेंशनल आंसर लिखते हैं तभी आपका मार्क्स ठीक करता है। ये हम हर क्लास में हर दिन कम से कम 10 बार बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग का एक नेचर हो जाता है कि हम लोग बस दो तीन बहुत यूनिडायरेक्शनल सोचते हैं। वहां पे आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। जितना ज्यादा क्रॉस कनेक्शन निकालेंगे उतना ज्यादा आपके आंसर को अच्छा समझा जाएगा। तो पहला मेजर इशू हो गया आपका
रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख की समस्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रूरल क्रेडिट। साख की उपलब्धता। साख समझते हैं, क्रेडिट लोन देना, आपको क्रेडिट दिया। दूसरा है ग्रामीण विपणन, रूरल मार्केटिंग। सहकारिताओं की भूमिका, रोल ऑफ कोऑपरेटिव। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। और अभी के करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो परंपरा कृषि में ही कृषि से जुड़ा हुआ है। परंपरागत कृषि हम लोग जनरली ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि हम लोग गांव में अगर खेती को थोड़ा भी ऑब्जर्व किए होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, खेती के बाद खाने वाने के यूज करने के बाद उसी अनाज को अगर वो बीज के रूप में यूज हो सकता है तो वो बचा के रख लेते हैं कि अब कुछ अगले साल बीज के रूप में इसी का यूज करें। फिर क्या होता है कि उस धीरे 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 उसका उसी बीज का वो सपोज के 10 साल से वही चला आ रहा है, वही प्रोड्यूस हुआ, वही बीज डाले प्रोड्यूस हुआ, वही फिर आया और आपका क्लाइमेट बदल गया, पानी बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो धीरे धीरे उसका प्रोडक्टिविटी घटता है। इसीलिए एक वर्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर जब पढ़ेंगे ऐसा बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जो है भारत में बहुत कम होता है क्योंकि लोग जनरली अगले साल की खेती के लिए पुराना ही इसको बीज को यूज करते हैं। जबकि मार्केट में नया नया बीज आ रहा है, सरकार बीज लॉन्च कर रही है, आपका कृषि केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, ये सब बहुत सारा केंद्र खुला हुआ है, सस्ते दर में सब्सिडाइज्ड रेट में आपको सीड मिलता है। लेकिन लोग फिर भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो करने के कारण यही करते हैं, तो इसके कारण समस्या होता है। तो आप ये सब भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इशू है, हाँ, अब आप कृषि को पकड़ रहे हैं बेसिकली, जो हम नहीं कर, हम जिसको जिसको डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे आप लोग मेनली इसको डिस्कस करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रूरल क्रेडिट, सहकारिताओं की भूमिका को डिस्कस करेंगे, ग्रामीण विपणन को डिस्कस करेंगे, रूरल मार्केटिंग, कृषि का विविधीकरण को डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ब्रीफ में डिस्कस करके निकल जाएंगे। समझ गए? अभी जैसे कृषि विपणन, ग्रामीण विपणन पे आप देखे होंगे कि हरियाणा में अभी प्रोटेस्ट हुआ है। न्यूज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उसमें क्या किया है कि मंडी में, मंडी समझते हैं, मंडी में बायोमेट्रिक लगा दिया वहां का सरकार कि आपका जो किसान जो आएगा उसके बहुत लंबा लाइन लगने लगा, उसको दिक्कत होने लगा, तो वो सब टाइट कर दिया सामान प्रोक्योर करने के लिए। पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है।
तो फिर वो क्या है, वो आपके मार्केटिंग का ही, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है कि आपको उस मंडी में जाना है, उस मंडी में जाके बेचना है। यानी कि अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मंडी सिस्टम क्या है। मंडी सिस्टम जब आप समझेंगे तब आप देखेंगे कि हर स्टेट का अपना अपना ये है, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो सब अपना अपना स्टेट में बनाया हुआ है, अलग अलग रूल। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क ही बना सकती है, ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट लिस्ट में होगी उसके लिए सिर्फ फ्रेमवर्क बना दिया। तो आप प्रॉपर्टी में जानते हैं स्टेट लिस्ट पे सरकार नहीं नियम बना सकती, तो सब अपना अपना मंडी वाला बनाया हुआ है। आप केवल मॉडल दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट लाया था, भैया आप लोग इसको देख के अपने हिसाब से लागू कीजिए। अब वो वहाँ टाइप कर दिया। बिहार सरकार में का भी बहुत सारा मंडी है, मंडी का अपना चैलेंज है, तो वो सब ग्रामीण रीजन के आस्पेक्ट से भी कवर होता है। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, पूरा का पूरा श्रीलंका बर्बाद हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में। नहीं पता है कि नहीं क्या? हाँ, मतलब वो क्या किया कि जनरली ट्रांजिशन जो होना चाहिए कहीं भी, वो होना चाहिए स्मूथ। आप अगर यहाँ हैं तो आपको यहाँ आने में ऐसे आना चाहिए, आप एक ही बार यहाँ से यहाँ आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्या किया कि राताराती बैन किया जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर और ये था, कि हम लोग कल से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर जाएंगे। उस चक्कर में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी पे अभी भी सवाल है। अभी भी बहुत सारा फील्ड ट्रायल होना है, क्योंकि आपका इतना बड़ा पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसका जो मेथड्स है, उसका जो टेक्नोलॉजी है, या उसमें जो हम लोग प्रैक्टिस यूज करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी को असर करता है कंपेयर टू जो अभी हम लोग खेती कर रहे हैं उससे। तो आपको वो भी देखना होगा। आप सारा केमिकल फर्टिलाइजर राताराती बंद कर दिए। केमिकल फर्टिलाइजर का अपना एक सप्लाई चेन बना हुआ है, दुकान खुला हुआ है, सब कुछ है, उस पर रोजगार आधारित है। अब ये हो गया साइड। फिर आपका कोरोना आ गया। कोरोना से पहले आपका ये हो गया, ईस्टर बॉम्बिंग हुआ, ब्लास्ट हुआ, देखे होंगे उसके चर्च में 2018 या 19 में ब्लास्ट हो गया ईस्टर के लिए। अभी हाल ही में ईस्टर हुआ है ना यहाँ पे, गुड फ्राइडे के बाद जो ईस्टर आया था, इसलिए 2 अप्रैल या 4 अप्रैल के आसपास ईस्टर, गुड फ्राइडे था, उसके बाद जो संडे आता है वो ईस्टर होता है। ईस्टर वाले दिन क्या हुआ कि 4-5 चर्च में एक साथ ब्लास्ट हो गया वहाँ। तो ब्लास्ट हुआ तो टूरिज्म अफेक्ट हुआ। कहीं भी अगर आतंकवादी घटना होगा वो उसका मेन इकोनॉमी टूरिज्म पे आधारित है। और साथ में आपका कोरोना आ गया, उसके बाद रास आकर सबको पूरा कर दिया, और आपका मेजोरिटी अब टूरिस्ट आना बंद हो गया, तो आपका अर्थव्यवस्था गिरना शुरू हुआ। खेत में जो उपज हो रहा था वो भी अब प्रोडक्शन गिर गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आप शिफ्ट कर गए, प्रोडक्शन गिर गया, तो आपको खाने के लिए भी अब बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, खाना का जो अनाज है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब आपका जो फॉरेन रिजर्व है, पैसा है फॉरेक्स मार्केट में, डॉलर, वो बाहर जा रहा है। और आपका जो टूरिस्ट आता था, जो डॉलर लेके आता था, वो अब आना बंद हो गया। तो आप अल्टीमेटली धीरे 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 करके वो जो देखेगी, पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ। आप प्रोटेस्ट देखे थे श्रीलंका वाला, जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के महल में घुस गया, स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई मुर्गी पकड़ रहा है। तो वही सब उसके बाद का कहानी। तो ये सब न्यूज जब गुजरेगा तो उसके पीछे पीछे जो एज यूपीएससी एस्पिरेंट खोजिए कि इसके पीछे कहानी क्या है। एक तो अगर नेचर इकोनॉमिक जो था जेनजी भी था, पहला जेनजी तो यही था। नेपाल में तो आप इधर देखें, पहला जेनजी प्रोटेस्ट तो यही हुआ, फिर आप देखे बांग्लादेश में हुआ शेख हसीना के समय, तीसरा नेपाल में हो गया। तब लोग बोलने लगा कि इंडिया का भी अपना नंबर आएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग अभी उतने वैसे कंडीशन में नहीं है ना। इकोनॉमी मतलब एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी इंडिया में, लेकिन फिर भी
हम लोग उस कंडीशन में नहीं है जहाँ पे आपका रिजेंटमेंट, आपका आपका गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो जाए कि आप सड़क पे आ जाए। आपको अभी भी एक उम्मीद है कि चीजें बदलेगा, और आप इसीलिए अगर बैठ के गवर्नमेंट एग्जाम का या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि हम एफर्ट डाल रहे हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा। जब ये उम्मीद दिखना बंद हो जाएगा तब गुस्सा का बढ़ना शुरू होता है, और जब ये गुस्सा बढ़ते बढ़ते ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचता है, वहां पे ट्रिगर कुछ मैकेनिज्म होता है। ये समझिए ऐसे ही कि बेसिकली जो आप दीपावली की बॉम्ब फूटते हुए देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि इसमें बारूद भरा हुआ है। आपका गुस्सा जो है, लोगों का गुस्सा जो होता है, किसी भी रिवॉल्यूशन को अगर डीप स्टडी करिएगा तो यही यही स्टेज दिखेगा। हर चीज का एक कैरेक्टर होता है। इसका भी अगर आप प्रोटेस्ट का भी एक कैरेक्टर जो देखिएगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सरकार बदल गया, पूरा विद्रोह हो गया, उसका भी कैरेक्टर आप डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही होगा कि लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, वो बारूद की तरह बैठता गया, दबा हुआ। कोई एक इंसिडेंट ऐसा होगा जो उसमें ट्रिगर करता, आग लगाने से में आग लगाएंगे, और वो जो आग लगेगा वो पूरा ब्लास्ट करेगा, फिर उसको रोकना मुश्किल है। तो ये नेचर होता है। तो ये अगर इकोनॉमिक गतिविधि, आर्थिक रोजगार का ऑप्शन क्रिएट नहीं होगा तो आपका इंडिया में भी चांसेस कम। और इसलिए आप देखेंगे इस साल के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी का डिस्कशन हुआ है। ऑरेंज इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। क्या है इकोनॉमी? आपको कंटेंट ये करना। भाई ठीक है, अगर हम इधर से रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तुम ब्लॉगिंग करो, तुम कंटेंट अच्छा अच्छा बनाओ, उससे पैसा कमाओ, और बहुत ये कम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, यूथ के एनर्जी को चैनलाइज करने का है कि आप इधर उधर जाके उधर चैनलाइज कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देखिए ग्रामीण साख ग्रामीण साख अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसाय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसाय तथा क्षेत्र के विकास के लिए, प्रत्येक व्यवसाय तथा क्षेत्र के विकास के लिए वित्त अथवा साख की उपलब्धता वित्त अथवा साख की उपलब्धता वित्त अथवा साख की उपलब्धता एक पूर्व शर्त है। एक पूर्व शर्त है। अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों की वित्त संबंधी आवश्यकताएं लोगों की वित्त संबंधी आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट, साख के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रेडिट।
टाइप्स ऑफ गूगल के, इसको हम लोग नेक्स्ट आप देखेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्या होगा? पढ़ा देते तब ज्यादा अच्छा होता है। अभी बस ब्रेन स्टॉर्म कीजिएगा, लिखिएगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में जब हम कवर कर देंगे तब आपको लिखने बोलेंगे। अभी बस क्वेश्चन देखिए कि पूछ क्या रहा है, और जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सोचा जाता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समिति के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समिति के अलावा कोई अन्य ऋण संगठन उपयुक्त नहीं होगा। कोई अन्य ऋण ऋण संगठन उपयुक्त नहीं होगा। कोई अन्य ऋण संगठन उपयुक्त नहीं होगा। डैश देकर अखिल भारतीय ग्रामीण, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाधाओं और का क्वेश्चन मार्क। साढ़े 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसके नीचे लिख दीजिएगा कि क्या आप लोग रहते क्या लिखते हैं। लिखते तुम रखो 12.5 नंबर अपने पास नहीं चाहिए हमको। कितना लंबा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। क्या यही ये होता है। आप क्या है, इतना डायमेंशन है इसमें।
क्वेश्चन पढ़िए, पहला स्टेटमेंट दिया है, फिर उसके बाद उसका कथन का चर्चा करना है, फिर एक और क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन, 3 पार्ट। और इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा और इसमें कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। और इसमें आपको हम लिख के देते हैं कि जो एक पार्ट भी उठा लीजिएगा, 3 पार्ट क्वेश्चन का हुआ, कोई एक पार्ट में भी आप आराम से 400 शब्द लिख सकते हैं। सवाल ये है कि इस तीनों पार्ट को 200 शब्द में 12.5 मिनट, 12.5 नंबर के लिए आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। आप सारे, और ये भी दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आप 12.5 में 12.5 नहीं ला सकते, देगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अभी बस दिमाग में सोचिए, जब हम ये रूरल एग्रीकल्चर ये कर लेंगे तब उसके बाद इस पे लिख के लाएगा। अभी बस दिमाग में आप एक बार तो डालिए कि क्या लिख, अगर आप होंगे तो क्या क्या पॉइंट, एंगल, डायमेंशन क्या क्या डालेंगे, अपने लेवल पे सोचिए, फिर देखा। इसको गूगल नहीं करना है और आंसर नहीं पढ़ना है। एम है कि आप सोचना सीखें। आंसर तो 2014 का है तो कोई ना कोई लिख ही दिया होगा आपके वेबसाइट में, उसको नहीं देखना है, आप लोग खुद से करेंगे। थैंक यू।